फाइनली हमारी आ गई है पार्ट 2 एनसीईआरटी डेरिवेशन क्लास 12 फिजिक्स कंप्लीट डेरिवेशन का पार्ट 1 जो था हमारा वो अपलोड हो चुका है। जो लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। उस चैप्टर 1 का है, जहाँ से आप सबको 7 नंबर के क्वेश्चन या 9 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर की तैयारी जो है अच्छे से, उसका नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सब देख सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा 18 नंबर का। ठीक है, इस जो आज हम सब लेक्चर देखेंगे वहाँ से तो 10 नंबर का तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। बाकी 8 नंबर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब इस चैप्टर में चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों का डेरिवेशन इसमें क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है इस लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ से 10 नंबर तो ऐसे ही कंफर्म है। बाकी 4 नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ध्यान से इसको पढ़ रहे हो कि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप सब हल कर सकते हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक डेरिवेशन है हमारा प्रश्न, मतलब एक क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर में। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव बताइए। जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें क्या बोलता है, तो विद्युत क्षेत्र बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है, 2nd चैप्टर में विभव बताइए। ठीक है, तो इसमें आप सबको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आप सबको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मेन फोकस इस डायग्राम पे होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। जो हमारा बिंदु ओ है, यहाँ पे बिंदु आप सबको ओ यहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ से आर दूरी पर एक हमारा बिंदु पी स्थित है। ठीक है, मतलब जहाँ पर ओ है हमारा, वहाँ पर क्या है, एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और आर दूरी पर एक हमारा बिंदु क्या है, पी स्थित है। वहीं पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और फर्स्ट चैप्टर में क्या होता था, जहाँ पर बिंदु पी था वहाँ पर हम सबको वैद्युत क्षेत्र यानी ई ज्ञात करना था। अब यहाँ पर हम सबको क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसको इरेज कर लेते फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद फिर हमारा यहाँ से एक बिंदु पी है हमारा। ठीक है, पी से बी से ए की दूरी एक हमारा डी एक्स है। डी एक्स को क्या बोलते हैं, अल्फांश बोलते हैं। मतलब एक कल्पना होता है। ठीक है, तो उसको हम सब अल्फांश बोलते हैं। और हमेशा से आप सब ध्यान रखिएगा कि ए पर क्यू नॉट है और ओ पर प्लस क्यू है। अब यहाँ से एक हमारा एफ बल आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ का आप सब पढ़ लो। यहाँ से आप सब खुद से लिख सकते हो कि मान लो किसी बिंदु ओ पर, या मानना, ठीक है, मान लो मत लिखना क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए लिखे मान लो। आप सबको क्या लिखना है, मानना किसी बिंदु ओ पर क्यू आवेश रखा है, इसमें आर दूरी पर उसके वैद्युत क्षेत्र में एक पी बिंदु स्थित है। तो यहाँ पर पी बिंदु स्थित है आर दूरी पर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लो किसी क्षण बिंदु से यक्ष दूरी पर, ठीक है, बिंदु से हमारा यक्ष दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है, ओपी है। यहाँ पर है ओपी है, रेखा है जिसमें एक बिंदु हमारा ए पर एक परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट है। ठीक है, यहाँ पर जो ऐसे लिखा हुआ है ये हमारा क्या होता है, इसको नॉट बोलते हैं, क्यू नॉट। ठीक है, समझ में आया क्यू नॉट किसको बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कि तहाँ मतलब तब कूलाम के नियम के परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, तो वैद्युत बल एफ है हमारा। जो यहाँ पर वैद्युत बल एफ लग रहा है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि उसके दोनों आवेश है गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, और जो डिस्टेंस यानी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो उसका जो फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो हमारा है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, जो एक हमारा वैद्युशीलता होती है। ठीक है, और जो के है हमारा वो के एक परावैद्युतांक है हमारा, और क्यू नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, समीकरण हमारा 1 वही बिल्कुल वही है। और यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है कि जो हमारा के है, ठीक है, के हमारा क्या है, परावैद्युतांक है। और इसकी दिशा क्या है, ओ से ए के अनुदिश है। ओ से ए के अनुदिश है हमारे जो के है। परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत बल के विपरीत बिंदु ए बी तक लगाने पर, ठीक है, जो यह बल लग रहा है वो ए बी के विपरीत लगाने पर जो उसका किया गया कार्य होगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ बराबर कोस में माइनस डी एक्स। तो इसका जो निकलेगा माइनस आगे आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स। अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से विद्युत पी पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, तो किया गया कार्य आप सबको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, समाकलन करना पड़ेगा, जिसको इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेके आर दूरी तक। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो डी डब्ल्यू था, डी डब्ल्यू बराबर हमारा क्या था, माइनस एफ डी एक्स। तो माइनस बाहर निकल जाता है तो हमारा क्या बोलते हैं, एफ डी एक्स। अब एफ बराबर हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर, जो समीकरण 1 में था। ठीक है, अब जहाँ पर हमारे क्यू नॉट
-4π/ε0 क्या होता है हमारा कांस्टेंट है, यानी जो नियतांक है वो बाहर आ जाते हैं, उनका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। इतना क्लियर होना चाहिए आप सबको, इतना पता होना चाहिए, मोटा मोटी बात है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन, ठीक है, जो इन्फानाइट, ठीक है, इसको इन्फानाइट बोलते हैं, इन्फानाइट r dx/2 है, ठीक है। तो dx/2 का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, जब हमारा 2 है, ठीक है, जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है हमारा x - 2 dx हो जाते हैं। अब जब हम सब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इनका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला का ध्यान रखो, ठीक है, इस फार्मूले को नोट कर लो। यही फार्मूला होता है, अगर x के घात में अगर कुछ भी है, ठीक है, मान लो n है, तो क्या होता है उसका x n+1 और ये बट्टे n+1, तो बिल्कुल वही फार्मूले पर उनको रखने पर -2 + 1 बट्टे -2 + 1 r इन्फानाइट। इसके बाद इसका क्या करते हैं, इसका जब मान रखते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 1/x r/इन्फानाइट। फिर एक बार इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं और एक बार जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक बार हम सबको जो हमारा r और इन्फानाइट है, ठीक है, तो एक बार x के जगह पे हम सब r रखेंगे और एक बार x के जगह पे हम सब इन्फानाइट रखेंगे। जो x है हमारा, एक बार इसके जगह पे r रखेंगे जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है, जिसको प्लस कर, ठीक है, और इसके बाद जो हमारा इन्फानाइट है उसको सेकंड में रखेंगे x के बराबर, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यहाँ तक करने के बाद जो हमारा 1/इन्फानाइट जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इस फार्मूले को नोट कर लो और इसको 1/इन्फानाइट = 0। आप सब एक काम करो, जो इंटीग्रेशन है उसका फार्मूला इंटरनेट से निकाल के या टेलीग्राम पर मेरे टेलीग्राम पर अपलोड है, उसको ज्वाइन करके वहाँ से आप सब इंटीग्रेशन और डेरिवेशन यानी जो समाकलन और अवकलन का फार्मूला अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। और आप सबको याद होना चाहिए सारा फार्मूला, क्योंकि फिजिक्स और जो हमारा मैथ है उससे पे आपका तो 80 नंबर डिपेंड है। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता, जिनको डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन समाकलन नहीं आता, और वेक्टर, ठीक है, एक तो वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर और 3D, ये 4 चैप्टर जिनको नहीं आता उनके लिए तो मैथ में तो 80 नंबर का तो यही 4 चैप्टर से आ जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक करने के बाद जो हमारा होता है वही हमारा क्या हो जाता है 1/4πε0 q/r, क्योंकि भी बराबर हमारा क्या होता है W/Q0, तो हो जाता है W/Q0 की जगह पे हमारा क्या आ जाता है भी आ जाता है। तो ये हमारा भी बट्टे 1/4πε0 के q/r, यही 3 नंबर का क्वेश्चन है। इतना ही कर लो तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल चैप्टर 1 के जैसे। जैसे चैप्टर 1 में हम सब निकालते थे ना वैद्युत क्षेत्र में, हम सबको वैद्युत क्षेत्र निकालना था अच्छी स्थिति में और एक हमारा निकालना था निरक्षीय स्थिति में। तो इसमें एक अच्छी स्थिति में तो थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको ध्यान से देखना। और जो निरक्षीय स्थिति अगर वो एग्जाम में आ गया तो आपके सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, उसका आंसर भी 0 आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम सब अच्छी स्थिति में, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो ध्यान रहे। वैद्युत विद्युत के कारण किसी विद्युत पर विभव अच्छी स्थिति में क्या होता है, तो मान लो यहाँ पर डायग्राम ध्यान देखो। जो डायग्राम है हमारा ए पर क्या है हमारा +q है, बी पर हमारा -q है, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु एक हमारा O है, ध्यान दो, ठीक है। बिंदु हमारा O है और यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहीं पर हमको क्या करना होगा वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा, ठीक है। मतलब O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर हम सबको वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना होगा। बिल्कुल यही लिखा हुआ कि मानना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें जो +q और -q आवेश पर क्या है निर्मित है, और जो k है क्या है हमारा परावैद्युतांक है और वाले माध्यम में रखा हुआ है। मान लो विद्युत ध्रुव की जो लंबाई है 2a, वो हमेशा से विद्युत द्विध्रुव का जो आप सबने फार्मूला पढ़ा होगा उनकी जो लंबाई होती है 2a होती है, ठीक है। यानी p = 2qa इसका जो फार्मूला भी होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप सबको याद भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर बिंदु O से r की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर हम सबको क्या करना है वैद्युत द्विध्रुव की मतलब वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो +q आवेश के कारण P पर विभव क्या हो जाएगा हमारा V1 बराबर मतलब V1 बट्टे 1/4πε0 q/AP, ठीक है। अब AP हम सबको निकालना है, उस टाइम भी हम सबको AP निकालना था, इस टाइम भी हमको AP निकालना है। तो AP कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लो A है और P है, तो यहाँ पर AP निकालने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा OP माइनस क्या करना पड़ेगा OA करना पड़ेगा। तो हमारा क्या निकलेगा AP, तो हमारा r-a, उस टाइम भी हमारा r-a ही आया था, ठीक है। अब V1 बराबर मतलब AP की जगह पे हम सब क्या रखेंगे r-a रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2। इसके बाद सेम वैसी Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव सेम डिट्टो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे V2 बराबर। तो ये जो कि हमारा क्या आएगा -q आएगा, क्योंकि इसकी दिशा उल्टी है, ठीक है। तो हमारा -q आएगा, बस यहाँ पर एक ही चीज़ डिफरेंट है। तो इसका हमारा क्या आता है BP बराबर r+ है, सेम
चैप्टर 1 में भी बिल्कुल ऐसा ही आया था, कैसे निकालना है बीपी। तो यहाँ से देखो बीपी आप सबको दिख रहा होगा, पहले इरेज कर ले, फिर आप सबको बीपी दिखा रहे हैं कि बीपी कैसे निकालते हैं, कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखो हमारा बी है और यहाँ पर पी है, तो बीपी में क्या करेंगे तो जो हमारा बीपी निकलेगा तो बी ओ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस हमको क्या करना पड़ेगा, ओ पी। अब जब इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आर प्लस ए, क्योंकि यहाँ तक की दूरी आर है और इधर की दूरी ए है, आधा ही दूरी लेंगे ना, ए सिर्फ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो सिर्फ ए ही लेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा जब बीपी की जगह पे इसका मान रख देंगे आर प्लस ए, तो समीकरण 2 यहाँ तक क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सब। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, बी बराबर जैसे वहाँ पर करते थे ई बराबर E1 प्लस E2 करते थे, ठीक है। यहाँ पर सेम ई की जगह पे हमारा बी है, तो बी V1 प्लस क्या करेंगे, B2 करेंगे। तो इसका ध्यान जरूर रखें, छोटी छोटी बात ये तो मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद जब V1 का मान रख देंगे और V2 का मान रख देंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे, जो हमारा Q 4πε0 जो K है वो कांस्टेंट हमारा तो बाहर आ जाए, क्योंकि दोनों में मिल रहा है ना, ठीक हो। जब दोनों में मिलता है तो एक को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचता है, 1/r-a प्लस -1 r+a। अब दोनों का जब एलसीएम लेते हैं, मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो दोनों का हमारा हर बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा r-a है, ठीक है, और r+a है, तो एक फार्मूला आपने देखा होगा, a² - b², ठीक है। तो इस फार्मूले पर आधारित है, जैसे इसका हो जाता है a + b हो जाता है और क्या हो जाता है a - b हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला इसको दिख रहा होगा, आप सब यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इस फार्मूले के जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, r² - a², और ऊपर का जो हमारा है r + r और -r क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारा क्या बचता है, सिर्फ Q/4πε0 K 2a को इसका बट्टे में क्या हमारा कोष्ट में r² - a²। इसके बाद हम सबको क्या करना है कि P बराबर हमारा क्या होता है, Q × 2a। तो यहाँ पर Q आप सबको दिख रहा होगा और यहाँ पर 2a दिख रहा होगा, तो इसके जगह पे हम सब क्या रख देंगे, P रख देंगे। जब इसके जगह पे हम सब P रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 आ जाएगा। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। जो हमारा R है, जैसे चैप्टर 1 में करते हैं कि R सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और A को नगण्य कर देते हैं। जब A को नगण्य करते हैं तो सिर्फ हमारा r² ही बचेगा। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा, V बराबर 1/4πε0 P/r²। डन, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते, सबसे सिंपल है। इसके बाद जो अगर एग्जाम में ए आ गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आप सबके लिए, क्योंकि बहुत सिंपल है। बस एक पेज का निरक्षीय स्थिति पर क्या करना है, बस इसका डायग्राम यहाँ से देख सकते हो कि बिंदु ओ पर है, ठीक है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक हमारा पी है, ठीक है, जहाँ पर हम सबको वही विभव ज्ञात करना होगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बस पढ़ो एक बारी, सिर्फ पढ़ने पर ही आप सबको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो हमारा ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव है, ए पर हमारा क्या है, +q है, बी पर हमारा क्या है, -q है। एक हमारा परावैद्युतांक के मतलब माध्यम में उसको रखा जाता है हमेशा से। तो मान लो द्विध्रुव की लंबाई ओ से आर दूरी पर एक हमारा p है, और इसकी जो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। मतलब ए और बी की दूरी की जो हमारा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। हमेशा से लेना भूलना मत, ठीक है। इसके बाद जो हमारा +q आवेश के कारण बिंदु बी पर जो हमारा विभव होगा वो क्या होगा, V1/1/4πε0 K Q AP। अब AP समीकरण 1। अब AP का मान निकालोगे, अभी आप सब थोड़ी देर वेट कर लो। इसके बाद -q आवेश के कारण, तो बिल्कुल इसका जगह पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K -q BP, ठीक है। अब विभव अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 + V2 होगा, 1/4πε0 Q/AP प्लस 1/4πε0 K -q BP। तो हमारा 1/4πε0 मतलब Q भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम सब बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक को जब बाहर निकालेंगे, जो जो मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि Q दोनों में मिल रहा है, 1/4πε0 K दोनों में मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बचेगा हमारा, 1/AP - 1/BP। अब जहाँ पर हमारा क्या है, जो AP है BP के बराबर है, तो हमारा B बराबर 0 आ जाता है। तो निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो 5 नंबर तो फिक्स है आपको, ठीक है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे। संधारित्र क्या होता है? ठीक है, संधारित्र क्या होता है? संधारित्र 2 नंबर में भी ऐसा पूछ सकता है कि 1 नंबर में पूछ सकता है कि संधारित्र का परिभाषा बताइए, या 3 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में पूछेगा तो सही है। ठीक है, तो क्या होता है संधारित्र? क्या होता है कि ऐसी युक्ति है मतलब जिसकी हेल्प से हम सब क्या कर सकते हैं, चालक के आकार और उसका जो आयतन यानी उसका वॉल्यूम को बिना ग्रोथ किए हुए हम क्या कर सकते हैं, उसका विद्युत धारिता को बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, हिंदी में समझो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति, ऐसी योजना है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल किताबी कीड़ा नहीं बनना है। ठीक है, खुद से लिखा गया डिफिनेशन है। ठीक है, जो कि आप सबको किताब में जो हार्ड लिखा होगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ से ज़्यादा पढ़ोगे तो आप सबको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सब देखो, समांतर प्लेट संधारित्र आता है अक्सर 3 नंबर या 5 नंबर में जो भी पूछ दे। तो मान लो एक हमारा ए बी है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, ए बी है, ध्यान दो। और समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, हमारे डी है। 2 प्लेट है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, डी है। और तथा उनमें प्लस क्यू से प्रत्येक क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ पर प्लस क्यू है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। और दोनों के मध्य के परावैद्युतांक वाला माध्यम है प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से देने पर, तो प्लस ए को, ठीक है, प्लस क्यू आवेश देने पर जो हमारा बी की जो समीपवर्ती है, ठीक है, ये हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तथा प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। इसका कहने का मतलब है जो हमारा ए है उसमें प्लस क्यू है, और जो हमारा बी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं समीपवर्ती, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तथा पर मतलब दूरवर्ती पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, चूंकि बी पृथ्वी से संबंधित है। तो ये हमारा बी पृथ्वी से संबंधित है, जहाँ पर, ठीक है, जो हमारा प्लस क्यू आवेश है वो धरती के अंदर चला जाता है। जो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है वो धरती के अंदर चला जाता है, हमारा क्या है, धरती है, अर्थ है। ठीक है, इसके चला जाता है तो बी पर केवल माइनस आवेश शेष रहता है, मतलब इस पर दोनों रहता है, इस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों रहता है, तो प्लस क्यू धरती के अंदर चला जाता है और माइनस क्यू रह जाता है। इस प्रकार यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी घनत्व का जो दिखाते बिल्कुल इसे दिखाते तो भूलना मत, तो बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, हमारा घनत्व इक्वल क्यू बटे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कि अतः दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमारा वही बिल्कुल वही हो जाएगा, ई बराबर जो हमारा घनत्व है, ठीक है, और के एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका ए बीच की जो दूरी होगी क्या हो जाएगी, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणे दूरी। तो तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो पड़े होगी ई, और दूरी को डिस्टेंस मतलब डी से। तो भी बराबर हमारा जो दिया है वो लिख दोगे, क्या लिखोगे, मतलब भी बराबर जो ई का फार्मूला का यहाँ पर आया था, समीकरण मान लो इसको 1 मान लो, ठीक है, तो क्या आया था हमारा क्यू के बटे के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो बिल्कुल ए आ जाएगा। अब इतना आने के बाद यदि संधारित्र की धारिता सी हो तो सूत्र सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे भी। अब संधारित्र को सी भी नोट कर देंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्यू बटे क्यू डी, ठीक है, क्यू डी बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो हमारा सी बराबर क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट एफ डी बटे डी। वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1, तो हमारा के खत्म हो जाएगा, तो सी बराबर हमारा सिर्फ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। यही एक अभिष्ट व्यंजक है, मतलब यही हमारा है संधारित्र बराबर। तो यहाँ तक इसको देख लो अच्छे से। इसके बाद सबसे सिंपल है जो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है। एग्जाम में आने का चांस उतना तो नहीं है, फिर भी आ सकते हैं, क्या पता आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधारित्र का प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको श्रेणी क्रम में बिल्कुल ऐसे रहता है, ठीक है। जैसे झालर बत्ती देखे होगे ना, झालर बत्ती, वही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में है। और जो आपके घर में जो लाइट है, ठीक है, जो उसका दूसरा टाइप है वो है समांतर क्रम में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, और एक ठो हमारा श्रेणी क्रम को बोलते हैं सीरीज, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को, और जो हमारा जो समांतर क्रम संयोजन है उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो हमारा है R1 क्या है, हमारा रेसिस्टेंस है, यानी इसको प्रतिरोध बोलते हैं। R2 प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध दूसरा है, और R3 क्या है, हमारा रेसिस्टेंस 3 है। और V को क्या बोलते हैं हम सब, विभवांतर, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इंग्लिश में उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आना भी जरूरी है। V को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, जो हमारा आर है, ठीक है, मान लो इसको बिंदु ए, बिल्कुल श्रेणी क्रम संयोजन में बिल्कुल ऐसे ही जोड़ते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम सब, झालर बत्ती आपने देखा होगा, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। तो क्या करते हैं, इसका जो पहला सिरा होगा, ठीक है, मतलब इसके दूसरे सिरे को, जो दूसरा प्रतिरोध है इसके पहले सिरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब जो हमारा दूसरा प्रतिरोध का जो लास्ट रहता है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा रहता है, बिल्कुल यही इसका, खुद से बना के लिख सकते हो। तो इसका जो क्या होता है हमारा V1 बराबर, मतलब इसमें ओम का नियम भी होता है, ठीक है, ऐड होता है। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो V1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। इसके बाद हमारे इतना होने के बाद ए बीच की दूरी, बस वही V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब वही V1 V2 V3 का मान रखने के बाद हमारा I कांस्टेंट हो जाता है। जब I कांस्टेंट हो जाता है तो हमारा क्या आ जाता है, मतलब यदि इन प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध जब निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, I मतलब V का मान हम सब रख देंगे यहाँ पर IR, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा, तो I से I यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा R बराबर से बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, ज़्यादा चांस रहता है इसका न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, जो आपके एग्जाम में शायद पूछ सकते हैं, नहीं तो इसका न्यूमेरिकल तो आएगा। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। समांतर क्रम का जो संयोजन होता है, प्रत्येक प्रतिरोध जो है पहले सिरे को एक बिंदु से था, दूसरे सिरे को बिंदु से, मतलब दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है, उनके मध्य सेल जोड़ देते हैं, ठीक है। जब सेल जोड़ जाते हैं तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का उत्पन्न विभवांतर, तो इसमें हम सबको क्या निकालना है, जो आता है ना 1/R बराबर 1/R1, वही हम सबको प्रूफ करना है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। तो इसमें हमारा I1 बराबर I12 I3 वैसे ही लेते हैं, और वही ओम के नियम से I बराबर V/R1 R2 करते हैं। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा आता है मान, जब रखते हैं इसका तो हमारा भी क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो 1/R1 1/R2 1/R3। अब जब भी हमारा इधर चला जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है, V/R। आई के जगह पे हम सब क्या रख देंगे, V/R रख देंगे। तो भी से भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 1/R R1 बट्टे 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही है हमारा इस व्हिस्टन सेतु, कन्फर्म है 5 नंबर में आएगा, ठीक है। इसका 100% चांस है कि व्हिस्टन सेतु आ सकता है। तो व्हिस्टन सेतु क्या होता है, इसका जो सिद्धांत है P/Q बराबर R/S, इसमें प्रूव करना रहता है। और व्हिस्टन सेतु, इसका डायग्राम अच्छे से देखो और इसको जरूर देखो, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ये कन्फर्म आएगा। व्हिस्टन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, 1842 में किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हिस्टन नाम का एक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया, मतलब प्रतिपादन किया, जिससे हम सब क्या बोलते हैं, व्हिस्टन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या था, इसमें जो 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS होते हैं। क्या करना है हम सबको, PQRS, ठीक है। आप सबको डायग्राम देखो सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम में ध्यान से देखो, ठीक है। पहले इसको जूम कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, PQR, यस, यहाँ पर हमारे AC मतलब BCD है, ठीक है। और हमारा रेसिस्टेंस R1 R2 ऐसे करके हमारा जो करंट जा रहा है, इधर I1 जा रहा है, इधर करंट हमारा क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, और इधर करंट हमारा, एक सेकेंड पहले इसका पेंसिल का साइज़ कम कर ले, बहुत ज़्यादा ही हो गया। अब यहाँ पर एक हमारा G है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा व्हिस्टन सेतु है, 4 प्रतिरोध है इसमें, PQRS है, ठीक है। फिर इसका साइज कम हो गया। PQRS है, जहाँ पर एक चतुर्भुज बनाए गए, हम सब 4 चतुर्भुज को जोड़कर, मतलब चतुर्भुज एक बना है, बिकड़ AC है, ठीक है। यहाँ पर जो बिकड़ है एक हमारा AC है, कहाँ पर AC ढूंढो, A और C, ठीक है, दिख गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, एक सेल E है तथा दूसरे बिकड़ BD पर बीज धारा G है, जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी कोई विक्षेप ना हो, तो सेतु का संतुलन, यही आप सबको प्रूफ करना है, P/Q बराबर R/S। तो ज़्यादा टिटिमा मत पालो, बस स्टार्ट करो यहाँ से, ठीक है। सूत्र की स्थापना की, सेल में कुंजी हमारा K है, ध्यान से देखो, तथा धारा मापी की कुंजी K2। अब धारा मापी की कुंजी किधर है, यहाँ पर धारा मापी की कुंजी K2 है, ठीक है। दिख नहीं रहा तो ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ।
इसके बाद हमारा I1 I2 R3 करंट है, हमारा धारा है जो प्रवाहित हो रही है। I1 यहाँ देखो प्रवाहित हो रही है, I2 इधर है, I4 इधर है, I3 इधर है, ठीक है। और बी पर किरचॉफ का नियम से, तो किरचॉफ के नियम से हमारा क्या हो जाएगा, I1 बराबर I1 माइनस IG माइनस I2 इक्वल 0। तो I1 बराबर हमारा जब हो जाएगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा। अब संतुलन की स्थिति में I1 बराबर I2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम डिटो I3 के साथ भी करना है, I3 प्लस IG माइनस I4। तो I4 बराबर हमारा जब I4 पर जब इसका पंचांतर कर दोगे तो प्लस में हो जाएगा। तो I4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I3 प्लस IG। तो बिल्कुल I3 बराबर I4 हो जाएगा, समीकरण 2। अब जो हमारा बंद परिपथ है ABCD के किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, तो इसका द्वितीय नियम के अनुसार I1P प्लस IGJ माइनस I3R इक्वल 0। तो बिल्कुल आप सबको I1P बराबर I3R करना है और इसमें सेम डिट्टो इसके जगह पे RS करना है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पर यस करना है और क्यू करना है। तो बिल्कुल यही हमारा सिंपल से I1 जो हमारा I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, वो कैंसिल हो जाने के बाद हमारा सिर्फ बचता है P बटे Q बराबर R बटे S। इसको आप सब ट्रिक से भी, अगर आप सब थोड़ा सा देखोगे इसको तो ट्रिक से भी कर सकते हो, जो कि आप सबको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि ट्रिक कैसे लगाना है व्हिटन सेतु में, जिससे आप सब प्रूफ सिंपल तरीके से कर लो, ठीक है। तो इसमें किरचॉफ इतना याद रखो कि जो व्हिटन सेतु है उसमें प्रूफ करना है PQ R बटे S, मतलब P जो हमारा है क्या प्रूफ करना है आप सबको, P बटे Q बराबर R बटे S आप सबको प्रूफ करना है। और इसमें जो हमारा किरचॉफ के दोनों नियम लगेगा, ठीक है। एक हमारा मीटर सेतु है जो एग्जाम में आ सकता है, क्या होता है इसमें व्हिटन सेतु का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। यह व्हिटन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है और एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार पर, यानी जो चालक तार प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 1 मीटर लंबा तार उपयुक्त किया जा सकता है, अतः इसे क्या बोलते हैं, मीटर सेतु बोलते हैं। तो मीटर सेतु का डायग्राम ध्यान से देखो और इसकी सूत्र की स्थापना कैसे होती है। तो मीटर सेतु का जो विद्युत परिपथ में व्हिटन सेतु परिपथ के समान तार की जो क्या लिखा हुआ है दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर AB, ठीक है। AB भाग का प्रतिरोध जो हमारा BAPC, ठीक है, BC। तब यहाँ पर देखो BA कहाँ है डायग्राम में, यहाँ पर हम सबको AC कुंजी है हमारा K, सेल है हमारा E, गैल्वेनोमीटर G, ठीक है, B है हमारा, यहाँ देखो ABC और यहाँ पर हमारा D, ठीक है। और धारा मापी G संयोजित है, तो माना A से संतुलन AB की दूरी क्या हो जाएगी, AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा L। तो यहाँ पर L देखो इसकी दूरी L है और BC की दूरी कितने हैं, 100 माइनस L है, अतः P बराबर हमारा क्या हो जाता है, LX हो जाता है। कुल प्रतिरोध एकांक प्रतिरोध X, बस वही लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, S बराबर R 100 यानी 100 माइनस L बटे L, ठीक है। तो क्योंकि Q बराबर हमारा क्या होता है 100 माइनस L बटे X, आप सबको ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि Q बराबर क्या होता है। तो अब Q आप सब यहाँ से निकाल भी सकते हो, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध व्हिटन सेतु के हिसाब से P बटे Q माइनस R बराबर R बटे S। तो Q बराबर कितना दिया है उसका मान रख देंगे, और हमारा जो P बराबर इससे LX पहले दिया था तो उसको भी उसका भी मान रख देंगे। R बटे S का तो कोई मान ही नहीं था, तो ये हमारा S बराबर क्या आ जाता है 100 माइनस L बटे L, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो चैप्टर 4 है, ठीक है, जो चैप्टर 1, 2, 3 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, जहाँ से 15 प्लस नंबर का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है। जो 5 नंबर का था एक जो लॉन्ग आंसर था वो चैप्टर 1 में ही हो गया था। जो चैप्टर 1 का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सबको नोट्स चाहिए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 40 तक का, अगर आप सबको नोट्स चाहिए, ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, जिन बच्चों को चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 40 तक का उनको अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट जरूर करें। हैंड राइटिंग नोट्स टेलीग्राम पे आप सबको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दी जाएगी, बस आप सब एक बार कमेंट करें, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, सारे नोट्स आप सबको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वो भी हैंड राइटिंग नोट्स। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं पार्ट 3 में।